ये बता देता हूँ, अगर आप डायोड नहीं लगाते स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही बेटा? यस सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे पीएन जंक्शन डायोड और उसकी बायसिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको न्यू कॉन्सेप्ट दिया था, इससे पहले आपको पता होगा कि आपको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था, ऐसे ही ना? हेलो हेलो। यस सर। ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिया कि ये जब भी आप किसी डायोड को बायस करते हैं तो आपको एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करना पड़ता है। ये आपने ईएमएफ सोर्स कनेक्ट, ईएमएफ सोर्स मींस बैटरी, ठीक है। ये आपने ईएमएफ सोर्स कनेक्ट किया। अच्छा, ये जो ईएमएफ, ये रजिस्टर क्यों लगाते हैं, मैं इसका रीजन आपको दे रहा हूँ। एक्चुअली ये जो क्लोज लूप आपके पास होता है, और फिर देखिएगा बेटा, ये क्लोज लूप है आपके पास। लेट्स से अगर यहां पर आप कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो होगा क्या, ये जो बैटरी है ना, इसके अंदर ईएमएफ सोर्स एनर्जी होती है, उसने ये एनर्जी कंज्यूम करना होती है। क्या करना होती है? हेलो, कंज्यूम करने। ये एनर्जी एनी हाउ कंज्यूम करना होती है। तो जो कंज्यूम होती है वो भी एनर्जी होती है, और जो सोर्स होती है वो भी एनर्जी होती है, ठीक है ना। इस तरह आप होता है ना कि आपकी इनकम वो भी रुपीज में होती है और एक्सपेंसेस वो भी रुपीज में होते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ज्वाइनिंग का। तो अगर यहाँ पर कोई डिवाइस, कोई कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं होगा तो ये जो एनर्जी है ना, सारी इसके अंदर ही कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी, जिसे कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट। या आपने फिजिक्स में आपको वर्क डन की डेफिनेशन बताई गई होगी कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट कैसे होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स के डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर करे, तो हम कहते हैं कि वी हैव डन सम अमाउंट ऑफ वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ऐसा ही होता है ना कि यस आप सर। अगर आप दीवार को धक्का दें, दीवार हिले ना, तो आपने दीवार पे तो कोई काम नहीं किया, लेकिन आप थके, आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई, तो नतीजा क्या निकला कि वो काम दीवार पे होने के बजाय आपके अपने ऊपर हो गया। क्या हो गया? हेलो, आपके अपने ऊपर हो गया। एक भारी भरकम चीज है, आप उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, खींच नहीं पाते, बट आप थक जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। तो क्यों थकते हैं? आपने वो जो उस चीज को तो आप हिला भी नहीं पाए अपनी जगह से। वजह ये होती है कि आप उस पर तो वर्क नहीं कर पाए, वो सारा वर्क आपकी अपनी बॉडी पर हो गया, इसी वजह से आपको थकावट महसूस होती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आप लेकर चलें, ताकि मैं थोड़ी सी एनालॉजी क्रिएट कर रहा हूं ताकि चीजें क्या हो जाएं आपके सामने, सिंपल हो जाएं। उसी चीज को लेकर आगे चलते हैं कि अगर यहां कोई कंपोनेंट नहीं लगा होगा तो इसकी एनर्जी इसी के अंदर कंज्यूम हो जाएगी। जब इसकी एनर्जी इसी के अंदर कंज्यूम होगी तो ये कहलाता है लोडिंग इफेक्ट। क्या कहलाता है? हेलो, लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट। एनर्जी के बारे में आपको बताया गया होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस हम एक ही काम कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नथिंग मोर देन दिस। अब होगा क्या, जब ये एनर्जी अपने आप में ही कंज्यूम करेगा तो वो किस फॉर्म में कंज्यूम होगी? इन द फॉर्म ऑफ हीट। बैटरी हीट अप हो जाएगी। आप कभी अगर ये घर का नुकसान करके देखना हो, ठीक है, तो बैटरी के दोनों टर्म प्लस माइनस को मिला दीजिएगा, क्या होगा? सबको पता है इनके घर में कि बैटरी डेड हो जाएगी।
कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता? स्पार्किंग जल जाएगी, स्पार्किंग जल जाएगी, वायरिंग तो जलेगी और बैटरी भी डेड हो जाएगी कुछ देर के बाद, इसलिए कि वो जो उसके पास अगर वो 12 वोल्ट की थी, 12 वोल्ट मींस पर जूल, ईच जूल ऑफ चार्ज कंज्यूम्स सॉरी ईच कूलम ऑफ चार्ज कंज्यूम्स वन, कितनी वोल्ट की बैटरी कही थी मैंने आपको? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। इट मींस ईच कूलम ऑफ चार्ज कंज्यूम्स 12 जूल एनर्जी। अब वोल्टेज का मतलब होता है जूल्स पर कूलम, वोल्टेज का मतलब क्या होता है? जूल पर कूलम। इसका मतलब ये है कि यहां से चार्जेस मूव कर रहे हैं, यहां से चार्जेस मूव कर रहे हैं। अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो हर कूलम चार्ज जो है, ईच वन कूलम चार्ज विल कंज्यूम 12 जूल एनर्जी। अब ये एक सेकंड में कितने कूलम चार्जेस मूव करेंगे इसका पता चलता है करंट से। इसका किससे पता चलता है? तो आपको फार्मूला बताया गया होगा P इज इक्वल टू IV। अगर आपको किसी बैटरी का वोल्टेज पता हो और ये पता हो कि उसमें से कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं कि करंटली वो कितना पावर कंज्यूम कर रही है, कितना पावर पर सेकेंड, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। ओके, तो यहां से चार्जेस एनर्जी लेकर चलते हैं और वो यहां पर कंज्यूम करते हैं। अगर यहां कंज्यूम करने की जगह ना मिले तो वो यहीं पे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि जो एनर्जी कंज्यूम हो वो यहां ना हो, वो यहां पर होनी चाहिए। कहां पर होनी चाहिए? हेलो, यहाँ जो भी डिवाइस है, मोटर है, बल्ब है, कुछ भी है, रेजिस्टर है, यहां पर कंज्यूम होनी चाहिए। क्लियर? अब अगर आप ये रेजिस्टर काट देते हैं तो डायोड तो बेचारा टोटल 0.7 वोल्ट ड्रॉप कर सकता है फॉरवर्ड बायस में, इसके अलावा ड्रॉप नहीं कर सकता। अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहां कितने ड्रॉप होंगे? जस्ट 0.7 वोल्ट। बाकी सारा कहां ड्रॉप होगा? फिर बैटरी के अंदर ड्रॉप होगा। जब बैटरी के अंदर ड्रॉप होगा तो इसका मतलब है बैटरी पे लोडिंग इफेक्ट आ जाएगा, हीटअप की वजह से बैटरी खराब हो जाएगी और ये भी जल जाएगा बहुत जल्दी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस पर लोडिंग इफेक्ट ना आए, तो यहां पर एक रेजिस्टर लगाते हैं जो कहलाता है लिमिटिंग रेजिस्टर। क्या कहलाता है? लिमिटिंग रेजिस्टर। अब ये रास्ते में इतने रेजिस्टेंस पैदा कर देता है कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो नहीं कर पाता, इस पर लोडिंग इफेक्ट नहीं आता। 0.7 वोल्ट यहां ड्रॉप होता है, बाकी वोल्टेज यहां ड्रॉप हो जाता है। एक्चुअली आपको अभी तक ये बताइएगा कि कौन सा लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बताया गया है कि किसी भी क्लोज लूप में नेट वोल्टेज जो है ना वो जीरो होता है। जिस तरह आप कहते हैं ना कि कोई भी आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड है, आप एक बॉल ऊपर फेंकते हैं वापस नीचे आती है, नेट वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यही होता है ना, यहाँ आप सिस्टम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वो सारा ग्रेविटी रिटर्न कर देती है, नेट क्या हो गया? जीरो हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है कि किसी भी क्लोज लूप में सोर्स वोल्टेज एंड ड्रॉप वोल्टेज, कंज्यूम को के लिए यहाँ ड्रॉप का वर्ड यूज होता है। सोर्स वोल्टेज और ड्रॉप वोल्टेज और इन दोनों का सम ऑलवेज जीरो होता है। अगर आप इसे पॉजिटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अगर ये 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, तो यहाँ 12 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ 12 वोल्ट एनर्जी मिल रही है, यहाँ यहाँ 12 जूल एनर्जी मिल रही है, यहाँ 12 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो भी वोल्टेज होगा, यहाँ पर वो भी वोल्टेज होगा। ये सोर्स वोल्टेज कहलाएगा, सोर्स वोल्टेज क्या कहलाएगा? और ये कहलाएगा ड्रॉप वोल्टेज, ड्रॉप वोल्टेज। ओके, तो हम ये चाहते हैं कि जो ड्रॉप वोल्टेज है वो बैटरी के अंदर ना हो, बल्कि वो ड्रॉप वोल्टेज बैटरी से बाहर हो। तो इसलिए ये एक रेजिस्टर लगाया जाता है जो कहलाता है लिमिटिंग रेजिस्टर। जब फॉरवर्ड बायस होता है डायोड, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। अच्छा, एक और चीज, आपने कभी रेजिस्टर देखे? हेलो, नहीं देखे? यस सर, देखें देखें देखें। चलें एक मिनट में दिखा देता हूँ, नहीं देखे। रेजिस्टर्स, ये देखिएगा बेटा, ये रेजिस्टर्स होते हैं, इनका एक ही फंक्शन होता है,
इनका एक ही फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन, बाकी सब बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसके साथ। आपको पता है मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कहा था कि नहीं कहा था? Yes, sir. तो ये जो आपका क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप में एनर्जी कंज्यूम होगी, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, यहां पर ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हीट अप ना हो, हीट अप कम से कम हो, हीट अप क्या हो, कम से कम हो। तो ये रेजिस्टर बस इसका एक ही फंक्शन होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके डिसिपेट करे, जाया करे, लेकिन हीट अप ना होने दे। क्या ना होने दे? हेलो, Heat up. हीट अप ना होने दे। और फिर हम इसे हम कहते हैं कि ये वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए होता है एक्स्ट्रा, यानी कि ये 6 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट तो यहां आ गया, बाकी वोल्टेज यहां ड्रॉप हो जाएं और हीट अप भी ना हो, हीट अप भी ना हो। तो ये जो रेजिस्टर्स होते हैं, हाँ बोले सर, कुछ स्टूडेंट्स पेंडिंग पर हैं, वो बोल रहे हैं कि सर को बोलो कि हम ऐड कर लें। अच्छा, अभी किया तो था बेटा मैंने, अच्छा ये हो गए, चले क्लियर यहां तक? कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है यहां तक? ये रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत छोटे होते हैं, इस पर अगर आप इसकी वैल्यूज लिखना शुरू कर देंगे तो वो बहुत छोटी होंगी, हो सकता है किसी वजह से इरेस हो जाए कोई कलर, ठीक है ना, डिजिट आधा इरेस हो जाए तो आप उसकी वैल्यू पढ़ ही ना पाए। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया कि इनकी वैल्यूज को कलर कोडिंग के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। ये कलर कोडिंग है जिसके थ्रू इसकी वैल्यू बताई जाती है, ठीक है। कलर कोडिंग के थ्रू इनकी वैल्यू बताई जाती है, क्योंकि अगर ये बैंड यहां से मिट गई तो कहीं ना कहीं इसका निशान तो रह ही जाता है ना, तो हमें इजीली पता चल जाता है कौन कौन से बैंड्स हैं और इनसे हम वैल्यूज बना लेते हैं। ये वैल्यूज बनाना सिखाऊं या रहने दो? आपके कोर्स में शामिल नहीं है, बता दो सर। चलें बता देते हैं। ये देखिएगा, ये रजिस्टर है, इसका रूल है कि ये जो बैंड होता है ना, ये टॉलरेंस बैंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? टॉलरेंस बैंड कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जिस वैल्यू का बनाया जाता है एग्जैक्टली उस वैल्यू का नहीं पाया जाता, एग्जैक्टली उस वैल्यू का नहीं पाया जाता, उससे थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है, उससे थोड़ा सा कम भी मिल सकता है। अगर ये सिल्वर कलर की होगी तो जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, मींस अगर ये 10 किलो ओम का है तो इसमें 10% का एरर होगा। 10 किलो ओम पे 10% कितना बनता है? 10वां हिस्सा। 1 किलो ओम, इसका मतलब ये है कि 1 किलो ओम का मैक्सिमम एरर हो सकता है। ये हो सकता है, ये मिनिमम, ये है 10 किलो ओम का, ये 9 किलो ओम का भी मिल सकता है, ये 9.5 किलो ओम का भी मिल सकता है, ये 11 किलो ओम का भी मिल सकता है, 10.5 किलो ओम का भी मिल सकता है, 10.1 किलो ओम का भी मिल सकता है। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 10 किलो ओम नहीं मिलेगी। अगर ये यहाँ पर सिल्वर के बजाय गोल्डन कलर हो तो तब इसकी टॉलरेंस हो जाती है 5%। इसका मतलब ये बेहतर क्वालिटी का होता है। कितनी हो जाती है? 5%। तो 10 किलो ओम में अब जो मैक्सिमम एरर है प्लस माइनस वो आपके पास आता है 500 ओम। इसका मतलब है कि ये 9.5 किलो ओम से लेकर 10.5 किलो ओम की रेंज में इसकी कोई भी वैल्यू मिल सकती है आपको, जब आप मीटर पे चेक करेंगे। ओके, सर एक दफा दोबारा बता दो। मैंने क्या बताया कि ये इसकी वैल्यू 10 किलो ओम है, रिटन वैल्यू इसकी 10 किलो ओम है। ये बता के दिया गया है कि ये 10 किलो ओम का रेजिस्टर है। जिस तरह दूध लेने जाते हैं ना आप, 1 लीटर लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है मेजर करने में, ह्यूमन एरर हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसी तरह यहां पर भी ये एग्जैक्टली 10 किलो ओम का नहीं होता, यानी कि जो वैल्यू मेंशन की जाती है ना थ्रू कलर कोडिंग, एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं पाई जाती, उसमें एरर होता है, कुछ एरर होता है। वैल्यू उससे थोड़ा सा ज्यादा भी मिल सकती है, थोड़ा सा कम भी मिल सकती है। अब आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, अगर ये, इसका मतलब है कि ये लेट सपोज ये कलर कोडिंग देखिएगा, या कलर कोडिंग के थ्रू, अच्छा ये कलर कोडिंग याद करना नेसेसरी नहीं होता, मैंने खुद अभी तक याद नहीं किया, इसे अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है।
क्या जरूरी होता है? अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, इसमें ये कलर कोड्स हैं, जरा मैं ये ओपन करके दिखा दूं आपको। ये देखिए सर बोले। सर एक स्टूडेंट पेंडिंग पे है, वो कह रहे हैं कि सर को बोले एक्सेप्ट कर लें। चले, ये मेरे ख्याल में एक और आ गया, ये देखिए। ठीक है भाई, ये देखिएगा बेटा, ये कलर कोड है। ब्लैक का मतलब होता है 0, ब्राउन का मतलब होता है 1, रेड का मतलब होता है 2, ऑरेंज का मतलब होता है 3, येलो का मतलब होता है 4, ग्रीन का मतलब होता है 5, ब्लू का मतलब होता है 6। अब ये आपके पास रेजिस्टर्स हैं, ये देखिए, ये जो 3 डिजिट, ये जो 2, क्या कहा मैंने, ये जो लेफ्ट से 2 बैंड्स हैं, इनके हम डिजिट काउंट करते हैं, और ये जो है इनके हम जीरोस काउंट करते हैं। किस तरह से? ब्राउन है, ब्राउन का कलर क्या था? अब ब्राउन का कोड क्या था? 1 था ना? हेलो, यस सर। ब्राउन का कोड ये दिखा देता हूं मैं, आपने देख लिया, आपके पास दो, ब्राउन 1 है। हाँ बेटा, बेटा आप उस कमरे में जाए ना, सफाई, बाहर चले जाओ, वहां चले जाओ। हाँ, चलो शाबाश, वहां चलो। तो एक मिनट, कलर कोड क्या है यहाँ पर देखिएगा, ब्राउन, रेड, ब्राउन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, रेड का कलर कोड क्या है बेटा? रेड का है 2, ब्राउन का है 1। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, हमारे पास था 1 मिनट, हमारे पास था ब्राउन, रेड, ब्राउन और गोल्डन, यही है। तो इस ब्राउन का कोड आ गया 1, इसका आ गया 2। ये मल्टीपल होता है, ये क्या होता है? मल्टीपल। इसका मतलब होता है 10 रेस्ट पावर, ब्राउन का कोड क्या है? 1। तो ये कितना बन जाएगा? 120 ओम। आ गया समझ में कि नहीं आया? सर ये मल्टीपल 10 क्यों होता है सर? ये थर्ड, ये मल्टीपल होता है। ये जो थर्ड बैंड होता है ना, ये जी। मल्टीपल, ये 10 का मल्टीपल कहलाता है। जो वैल्यू होगी वो 10 का पावर बन जाएगा। अच्छा। सर ये हर रजिस्टर में होता है? हर एक में ही होता है, हाँ हाँ, जी। ये हर एक में मैं दिखा बेटा जब आप पकड़ते हैं ना उल्टा, तो ये जो टॉलरेंस वाली बैंड होती है ना, ये आपके राइट हैंड में होनी चाहिए, ये रूल है। टॉलरेंस सिल्वर, ये जो एक तरफ बैंड या तो सिल्वर कलर की होगी या गोल्डन कलर की होगी, दूसरी कोई होगी नहीं। ये यहाँ येलो दिख रहा है, एक्चुअली ये गोल्डन कलर है। ठीक है, अब ये देखिएगा कि हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब बताइएगा इसमें कौन कौन से हैं, देखिएगा कलर क्या है, ब्राउन, ब्लैक, रेड, यही है ना? ब्राउन, ब्लैक, रेड, ये मैंने लिख दिया आपके सामने, ब्राउन, BR, ब्लैक एंड रेड। ओके, तो ब्राउन की जगह 1 आ गया, ब्लैक की जगह 0 आ गया, यहां पर 10 पावर 2 आ गया। तो कितना हो गया बताइए? ये 1000। 1 किलो ओम का बन गया ये। सॉरी, ये 100 ओहम है, 1000 ओहम है, इसको लिखेंगे 1 किलो ओम। ठीक है, यस सर। यस सर। आगे चल सकते हैं? यस सर। अच्छा, ये Yes, sir. रजिस्टर की सिंबल है। इसका एक ही काम होता है रजिस्टर का, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, बट हीट अप नहीं होने देना होता। इससे हम कह सकते हैं कि ये वोल्टेजेस को ड्रॉप करता है। क्या करता है? वोल्टेजेस को ड्रॉप करता है, यानी कि हाँ, ये समझिए कि ये बिल्कुल इस तरह बैटरी में होता है। लेट्स सपोज के ये एक, कहाँ गया ये ना, लेट्स सपोज कि ये है, ये इसको हम 10 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं। आमतौर पे बैटरी 10 वोल्ट की मिलती नहीं है आपको, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट यूं मिलती हैं वैल्यूज। सर स्टूडेंट्स हाँ बेटा, ज्वाइन कर रहा हूँ। तो लेट्स सपोज कि ये 10 वोल्ट की है, यानी कि एक आदमी है, उसके पास 10-10 रुपए के नोट हैं, उससे छोटा है ही नहीं। 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब ये है कि एक आदमी जो है ना, वो 10-10 रुपीज के नोट, उसके पास जो गड्डी है ना, 10 रुपीज की नोट्स की है, उससे जो भी मांगेगा
वो 10 के नोट एक से ज्यादा तो दे सकता है, 10 से कम नहीं, एक से कम नहीं दे सकता। अब एक बंदा है जिसको चाहिए टोटल 4 रुपीज, कितने चाहिए? उसकी नीड है 4 रुपीज, बट ये देगा उसको 10 रुपीज। उसे कहेगा बाकी 6 जहां जो भी करो तुम्हारी मर्जी, 4 तुम्हें चाहिए, ये 6 तुम्हें एनी हाउ मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए कि मैं तो आपको 10 रुपए दे सकता हूं, उससे कम नहीं दे सकता। ठीक है। तो ये जो बैटरी होती है, हर एक वोल्टेज की बैटरी नहीं मिलती। जिस तरह आपने देखा होगा ना, जो करेंसी नोट हैं, तब हर वैल्यू का करेंसी नोट नहीं होता, इसी तरह हर वैल्यू की बैटरी ईएमएफ सोर्स भी नहीं होता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले बेटा। सर आप वो एक्सेप्ट करें, कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं आया अभी तक, उन्हें कहें ज्वाइन करें, उन्हें कहें दोबारा, बीप आएगी मेरे पास। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। तो अच्छा, दूसरी मैं बात बताने वाला था, ये जो डायोड, ये जो रेजिस्टर है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है। यानी कि ये 10 किलो ओम का है तो 10 किलो ओम ही रहेगा, 19-20 वो बिकॉज ऑफ हीट वो फर्क हो जाए, लेकिन 10 किलो ओम ही माना जाएगा। इसलिए इनकी रेजिस्टेंस को स्टैटिक माना जाता है। क्या माना जाता है? स्टैटिक समझते हैं ना, कि जो चेंज ना हो, फिक्स। ये जो डायोड है, ये जो डायोड है, इसकी रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होती, इसकी रेजिस्टेंस वेरिएबल होती है, टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो डायनामिक होती है। क्या होती है? हेलो, डायनामिक होती है। फॉरवर्ड केस में इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और रिवर्स केस में इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ये फॉरवर्ड केस है। क्यों फॉरवर्ड होता है, मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूं कि फॉरवर्ड केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं और ज्यादा करंट फ्लो करते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में डिप्लेशन रीजन बढ़ जाता है। ये देखिएगा बेटा, ये डिप्लेशन रीजन बढ़ गया, और सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स देखिएगा, ये टुवर्ड्स बैरियर मूव नहीं कर रही, अभी फ्रॉम द बैरियर्स मूव कर रहे हैं, जबकि यहां देखिएगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द बैरियर। इसका मतलब ये है जो भी कंडक्शन होगी बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगी, करंट लाजमी फ्लो करेगा लेकिन बहुत कम होगा। फॉरवर्ड केस में अगर मिली एम्पेयर्स में करंट है तो रिवर्स केस में माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। ठीक है। जब भी हम डायोड बनाते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि डायोड रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता, इसी जो माइक्रो एम्पेयर्स करंट होता है इसे हम इग्नोर कर देते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि ये रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता, नहीं करेगा, और इसने करना भी नहीं है। ठीक है। हेलो, ये बिल्कुल ऐसी है कि एक ऑफिसर हो और वो कहे कि उसने रिश्वत नहीं लेनी, वो नहीं लेता, उस पर प्रेशर आता है, नहीं लेता, प्रेशर बढ़ता जाता है, एक वक्त आता है वो हिम्मत हार देता है। होता है कि नहीं होता? जो उसने गलत काम करना होता है वो एक हद तक क्या करता है, बर्दाश्त करता है, अपोज करता है, और फिर पिलाकर सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसने भी सरवाइव करना होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसी तरह जो रेजिस्टर है, इसने रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करना होता, बहुत ही कम। ये जो हो रही है इसको हम इग्नोर करते हैं। अगर आप रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि ये कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा, बट उसके बाद ये डैमेज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो वो जो वोल्टेज है वो कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या कहलाता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है। वहां पर एवलांची का इफेक्ट होता है, एवलांची इफेक्ट होता है। क्या होता है वहां पर? एवलांची इफेक्ट। ये पढ़ लीजिएगा, समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा, कल मैं बता दूंगा। अब आते हैं इससे आगे, VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंटिन्यूअसली एनर्जी कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते? हेलो, जब भी ऑन करते हैं
कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम ये जानें कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और इससे थोड़ा पहले ऊपर मैंने आपको बता दिया था कि एनर्जी, जब भी आपके पास कोई ईएमएफ, कोई रेजिस्टर है या कोई ईएमएफ सोर्स है, वहां पर हम ये देखते हैं, दो ही चीजें हमें मिलती हैं। एक हमें मिलता है वोल्टेज, दूसरा हमें मिलता है करंट। कुछ और मिलता है इसके अलावा? हम यही दो चीजें चेक करते हैं ना बेटा, कि ये एक सर्किट है आपके पास, ये ईएमएफ सोर्स है, ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, हम चेक करेंगे इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। ये दो पैरामीटर्स हैं जो हमें बता देंगे कि इसका पावर कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। आपको फॉर्मूला बताया होगा, P = IV। बताया गया होगा कि नहीं बताया? इससे पहले पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस Yes, sir. अगर इस चीज को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? आप कहते होता है ना कि आप तो आदि हैं हर चीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के। हम फौरन ये एक्स एक्सिस लेंगे, इस पे हम लिख देंगे वोल्टेज, ये वाई एक्सिस लेंगे, यहाँ लिख देंगे करंट, ये 0 वोल्टेज 0 करंट। ठीक है, अगर यहां पर है इसका मतलब है ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कहेंगे ये करंट की वैल्यू, ये वोल्टेज की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। ठीक। क्लियर? तो डायोड का जो पावर कंजम्पशन है वो यूं, डायोड का अपने कर्व, हमेशा कर्व यूं बनाई जाती है फॉरवर्ड बायस में। क्या मतलब होता है? जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, कंडक्शन बढ़ती है, तो पावर कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये रिवर्स बायस में ये हल्का सा यूं लाइन चलाई जाती है, यानी कि कंडक्ट नहीं करता ना, सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज करिए, इसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा होता है, देखिएगा। और रिवर्स बायस है, इसीलिए आपको पता है कि ये एक्सिस में राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। अपवर्ड पॉजिटिव होता है एक्सिस, और राइट वर्ड क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये तो पता है ना कि नहीं पता? यस सर। तो ये आपने रिवर्स बायस किया, वोल्टेज अप्लाई किया, वो नेगेटिव था। ठीक है, डायोड कंडक्ट ही नहीं कर रहा, आप अप्लाई करते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, एक वक्त आता है एकदम लाइन तेजी से नीचे आती है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर आते ही ब्रेक डाउन हो गया। यहां पर आते ही क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। थ्योरेटिकली जो डायोड्स बनाए जाते हैं, इनका ब्रेक डाउन वोल्टेज इनफाइनाइट होता है, बहुत हाई होता है, बट प्रैक्टिकली तो इनफाइनाइट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। सर क्लियर? हाँ बोले सर, ब्रेकडाउन मतलब सर के उसकी लिमिट को अब जी लिमिट क्रॉस हो गई, अब डायोड इसके बाद वर्क नहीं करेगा, काम करने के काबिल नहीं रहा, एक्सपायर हो गया, समझे? अच्छा ठीक है सर। क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। एक्सपायर। क्योंकि उसका मेन फंक्शन क्या था? रिवर्स बायस में रोकना। जब वो रोक नहीं पाया तो फंक्शन खत्म हो गया ना, अब वो रोकेगा ही नहीं, जिसे हम उर्दू कहते हैं जल गया। आसान उर्दू में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जल जाते हैं ना, फिर चेंज करते हैं हम लोग। तो ये देखिएगा, ये डायोड है, इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करनी है कि ये कितना पावर कंज्यूम करता है, कितना कंडक्ट करता है। तो यहाँ ये देखिएगा, डायोड को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, यहाँ भी फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, यहाँ भी फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि डायोड के क्रॉस मैक्सिमम 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होता है थ्योरेटिकली, इससे ज्यादा नहीं होता। 0.7 से कम हो सकता है, इससे ज्यादा हेलो नहीं हो सकता। अच्छा, फिर दूसरा मैंने क्या बताया था कि ये जो क्लोज लूप में जितना ये सोर्स वोल्टेज है, ड्रॉप वोल्टेज एग्जैक्टली इसके इक्वल होता है। ड्रॉप वोल्टेज क्या होता है? एग्जैक्टली इसके इक्वल होता है। कितने जगहों पे ड्रॉप हो रहा है? मीटर्स को छोड़ दें फिलहाल, एक यहां ड्रॉप हो रहा है, दूसरा यहां ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, यूं समझिए कि ये वोल्टेज यहां पर, ये दोनों मिल बांट के ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं? मिल बांट के ड्रॉप करते हैं। यहां आपने 1 वोल्ट लिया, 0 वोल्ट अप्लाई किया, तो यहां भी 0, यहां भी 0। आपने 1 वोल्ट किया, थोड़ा सा यहां ड्रॉप हुआ, थोड़ा सा यहां ड्रॉप हुआ। आपने 2 वोल्ट किया,
यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया, 3 वोल्ट, ठीक है ना। बढ़ते बढ़ते यहाँ पर तो 0.7 से आगे नहीं जा सकता, 0.7 से आगे नहीं जा सकता। इसके बाद अगर आप बढ़ाएंगे ना तो फिर वो सारा यहां पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, यहां इन्होंने 3 मीटर, अगर 1 वोल्ट मीटर यहां पर भी लगा देते तो मेरे हिसाब से आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। ये पता क्यों नहीं लगाया इन्होंने? इसलिए लगाया कि ये तो आपको डायोड की कैरेक्टरिस्टिक और बता रहे हैं। अगर वो यहां लगा देते ना तो मे बी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इनको छोड़ के यहीं उलझ जाते हैं। तो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जब डायोड पे देखिएगा बायस वोल्टेज कम अप्लाई करेंगे तो कंडक्शन कम होगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको कर्व में दिखाया है। जब कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे कंडक्शन कम होगी, यानी कि यहाँ से आप जो भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, हम देखते हैं यहाँ कितना वोल्टेज बन रहा है। जब यहाँ वोल्टेज कम होगा करंट भी कम होगा। ये देखिएगा करंट कम है कि नहीं है। जैसे ही आपका ये 0.7 वोल्टेज हो जाता है उसके बाद फिर करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये देखिएगा ये वोल्टेज, इसने इतना वोल्टेज अप्लाई किया था, कुछ हिस्सा यहाँ आया, कुछ यहाँ इतना सा वोल्टेज आया। देखिएगा यहाँ समझाने के लिए, यहाँ इसने ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया लेकिन यहाँ ज्यादा उतना नहीं दिख रहा जितना यहाँ पर है। इसका मतलब है रिमेनिंग वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ है। ठीक है बेटा। अब जब इसने बायस वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया तो यहाँ तो जस्ट 0.7 ड्रॉप हुआ, बाकी सारा यहाँ ड्रॉप हो गया और करंट बढ़ गया। देखिएगा इस चीज को इसने भी आगे कर्व बनाकर दिखाई है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिएगा जो मैंने बनाई है ना, ये रहा, ये है, ये फॉरवर्ड बायस है। अब वोल्टेज 0.7 के बाद कंडक्शन बढ़ती है, इसको नी कहते हैं। यहाँ के बाद एकदम ये इसको इसने डिटेल में दिखाया है। ठीक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा था कि डायोड की रेजिस्टेंस क्या होती है, स्टैटिक होती है डायनेमिक होती है? फिक्स होती है सर, स्टैटिक। डायोड की पीएन जंक्शन की, रेजिस्टर की डायनेमिक होती है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है भाई? R इज इक्वल टू V ओवर I, डेल V ओवर डेल I। बन सकता है कि नहीं बन सकता? अब बताइएगा, ये डेल V है, ये डेल I है। आप कंप्यूट करेंगे रेजिस्टेंस आएगी। बताइएगा रेजिस्टेंस ज्यादा यहाँ आएगी, यहाँ आएगी या यहाँ आएगी? कहाँ आएगी ज्यादा? ये दो है आपके पास, एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है। बताइए ज्यादा कहाँ आएगी? लास्ट वाले में से। ज्यादा यहाँ आएगी। यस सर। सर फर्स्ट वाले में सर वोल्टेज ज्यादा देंगे। फर्स्ट वाले में जहाँ स्लोप कम होता है वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, जहाँ स्लोप ज्यादा होता है वहां रेजिस्टेंस कम होती है। अच्छा। देखिएगा डेल एफ ओवर डेल वी ओवर डेल आई, यहाँ डेल आई बड़ा है ना तो आर कम हो जाएगा। यहाँ देखिएगा डेल वी दोनों जगह बराबर है, डेल वी दोनों जगह क्या है, गौर से देखिएगा दोनों जगह पर विड्थ बराबर रखी गई है तकरीबन, ऐसे ही है। यस सर। दोनों जगह डेल वी सेम है, फॉरवर्ड बायस, ये एफ का मतलब है फॉरवर्ड बायस है। डेल वी चेंज इन वोल्टेज दोनों जगह सेम है, बट चेंज इन करंट दोनों जगह डिफरेंट है। यहाँ बहुत कम वेरिएशन है, यहाँ ज्यादा वेरिएशन है। कम वेरिएशन पे आर की वैल्यू ज्यादा आएगी और ज्यादा वेरिएशन पे आर की वैल्यू कम आएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ इस कर्व पर जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाते हैं रेजिस्टेंस क्या होती जाती है? रेजिस्टेंस क्या होती जाती है? कम होती है। अगर ये डायोड की रेजिस्टेंस होती ना तो ये स्ट्रेट लाइन होती। कौन सी लाइन? क्या लाइन होती? स्ट्रेट लाइन होती। स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज होता है कभी? नहीं। तो इसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस फिक्स होती। यहां पर स्लोप चेंज हो रहा है। देखिएगा स्लोप यहां कम है, ये स्लोप बढ़ता जा रहा है। स्लोप कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, स्लोप कम होता जा रहा है, रेजिस्टेंस स्लोप कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। क्लियर? ठीक है। अब आगे ये रिवर्स बायस का केस देखिएगा। तो यहाँ क्या है? यहाँ देखिएगा स्लोप 0 है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस थ्योरेटिकली क्या है? इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो कंडक्शन हो रही है, थोड़ी सी हो रही है ना, दिखा तो रहा है यहाँ पर, ये एग्जैक्ट 0 लाइन पर नहीं है, उसे ये इग्नोर कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए
एकदम स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया ना। यहां देखिएगा रेजिस्टेंस बहुत हाई थी, एकदम रेजिस्टेंस कम हो गई। कंफ्यूजन खत्म। यस सर। तो पावर कंजम्पशन बताइएगा, यहां पर ज्यादा है यहां पर ज्यादा है, बताइएगा। ऑब्वियसली यहां पर ज्यादा है, क्योंकि ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया था ये तो डाउनवर्ड है। ये देखिएगा, ये कर्व है ना बेटा, ये ग्राफ आपके पास, यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेट्स है ना जो आपने पढ़े ना, 0,0, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। ठीक है, आप इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस लेना शुरू कर दें सेंटर से, तो क्या पता चलेगा सबसे ज्यादा वैल्यू कहां आएगी, यहां आएगी ना, जहां करंट भी ज्यादा है वोल्टेज भी ज्यादा है। ये पूरी ये कहलाती है पावर कर्व कहलाती है किस्म से। यहां पर आप कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, हमेशा पावर को डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसमें डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्लियर। अगर मैं ये एक कर्व बना दूं और ये कहूं कि इस पूरे कर्व पे लेट सपोज कि पावर यूनिफॉर्म है, तो आप कहेंगे होगा कैसे, कब उसका पता कैसे चलेगा। मैं डिफरेंट लाइंस यहां ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आप वोल्टेज की वैल्यू लेंगे, करंट की वैल्यू लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहां लिखेंगे V इंटू आई इज इक्वल टू P। वोल्टेज की वैल्यू यहां पुट करेंगे, करंट की यहां, और इनको प्रोडक्ट लेंगे। तो इनका प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट यानी कि V इंटू आई, V इंटू आई, V इंटू आई, इस कर्व पर ये सारे के सारे कांस्टेंट आएंगे, प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब है कि इस पूरी कर्व पर हर जगह पावर सेम है, बट आप देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट की वैल्यूज डिफरेंट है कि नहीं है। हेलो। यस सर। इसी तरह आप जो आपका वो ये लैपटॉप है, ये 12 वोल्ट लेता है। 12 वोल्ट तो बहुत ही कम वोल्टेज होता है, लेकिन पावर बहुत कंज्यूम करता है। इसका मतलब फिर क्या चीज ज्यादा होती है इसके पास, करंट ज्यादा होता है। करंट ज्यादा हो तब भी पावर बढ़ता है, वोल्टेज ज्यादा हो तब भी पावर बढ़ता है। बट अगर करंट जीरो हो जाए, पावर जीरो हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो जाए, पावर जीरो हो जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ बोले जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा है। नो सर। अच्छा, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर। चलें, डायनामिक रेजिस्टेंस जो बात मैंने कही थी, ये देख लीजिएगा, साथ में डी लगाया जाता है, नीचे क्या लगाया जाता है, डी, और ये प्राइम लगाया जाता है। प्राइम का मतलब है कि ये वेरिएबल है, ये जो ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाया हुआ ना ऊपर, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल है। तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस है डायोड की, ये फिक्स नहीं होती, ये वेरी करती है। अब ये रिवर्स बाइस की, अच्छा ये मैं आपको बता चुका, ये दोनों कर्व एक साथ दिखा दी गई हैं, ये दोनों कर्व एक साथ, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। ठीक है भाई। हेलो। यस सर। यहाँ जो पूछना है पूछ लें आप लोग अभी। यस सर। कोई डाउट है। ओके, ये देखिएगा, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स की तादाद कम होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी फर्दर चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं, यानी कि फर्दर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। बताया कि नहीं बताया, बताया ना कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की तादाद बढ़ जाती है। तो गौर से देखिएगा। अब ये बताइएगा, यहाँ दो कर्व हैं, एक ब्लू कर्व है एक पिंक कर्व है, कंडक्शन ज्यादा किस में है, मतलब कौन सी कर्व है जो ज्यादा कंडक्शन शो कर रही है, ब्लू या पिंक सर, पिंक। पिंक। पिंक, इसका मतलब क्या है, देखिएगा ब्लू पे कर्व है 25 सेंटीग्रेड, पिंक पे कर्व है मोर देन 25 सेंटीग्रेड। जब हीट अप होता है तो हीट अप की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, कंडक्शन को बढ़ा देते हैं।
यानी कि डायोड की रेजिस्टेंस एक तो बिकॉज ऑफ वोल्टेज वेरी करती है। अगर आप वोल्टेज चेंज करें, डायोड अपनी रेजिस्टेंस वोल्टेज के साथ चेंज करता है कि नहीं करता? डायनामिक रेजिस्टेंस है, वोल्टेज बढ़ाने पर डायनामिक रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। सिर्फ वोल्टेज से कम नहीं होती है, टेम्परेचर से भी कम होती है। गौर से देखिएगा, यहां पर 0.7 वोल्ट पे इसने कंडक्ट करना शुरू किया फुल, यहां पर 0.7 से पहले ही कंडक्ट करना शुरू कर दिया। यहां पर ब्रेक डाउन थोड़ा बाद में होता है, यहां ब्रेक डाउन पहले हो जाता है। इसीलिए आपको पता होगा कि क्यों बिजली की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें गर्मी में ज्यादा खराब हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। कि हीटअप की वजह से उनकी कंडक्शन बढ़ जाती है, ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करना, ज्यादा पावर कंज्यूम करना शुरू हो जाती हैं, फर्दर हीटअप होता है और खराब हो जाती हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। फिर किसी ने ज्वाइन किया मेरे ख्याल में। आगे चले। तो जी ये डायोड मॉडल्स, अभी जो मैंने डायोड आपको बताया, पहले मैंने क्या, ये डायोड का सिंबल है बेटा, ये क्या है डायोड का? हेलो? डायोड का सिंबल है। मैंने बताया कि इसकी फिक्स रेजिस्टेंस नहीं होती, क्या होती है? डायनामिक होती है। जब डायनामिक होती तो हमें क्या पता कितनी है, और हमने इस सर्किट के अक्रॉस यहां पर करंट और वोल्टेज फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, 0.7 से पहले तो इसका वोल्टेज भी वेरी कर रहा होता है, कि नहीं कर रहा होता? कर रहा होता है। अब अगर हम इस सर्किट के क्रॉस जो है ना चीजें कंप्यूट करना चाहें, हम कहें यार छोड़ें कॉम्प्लेक्सिटी को, अपना केस सिंपल करते हैं, कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है? 0.7 ही होता है, इग्नोर कर दें। रेजिस्टेंस अरे थोड़ी सी होती है, इग्नोर कर दें, तो हमारा केस क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? यस सर। तो ये केस कहलाता है आइडियल मॉडल। क्या कहलाता है? आइडियल मॉडल। आइडियल मॉडल में हम ये मान लेते हैं कि डायोड की फॉरवर्ड बायस में इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो 0 होती है, और उसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो भी ना होने के बराबर ड्रॉप होता है, इग्नोर इट। और फॉरवर्ड बायस में क्या मानते हैं कि डायोड की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। दोनों, ये फॉरवर्ड केस है, ये रिवर्स केस है, ये आइडियल मॉडल है। ये क्या है? आइडियल मॉडल है। फिर आपने कहा यार इतना भी आइडियल नहीं करें चीजें, चले हम ये मान लेते हैं कि नहीं, अब की बार हम रेजिस्टेंस को छोड़ें, कम से कम वोल्टेज तो एक्सेप्ट कर लें कि यहाँ ड्रॉप होता है। ये देखिएगा आइडियल मॉडल को जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन फॉरवर्ड बायस की है, ये लाइन रिवर्स बायस की है। फॉरवर्ड बायस में हम ये मानते हैं कि डायोड की रेजिस्टेंस क्या होती है? 0। जब 0 रेजिस्टेंस होगी तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा? नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला है V = IR। सॉरी, आई बाद में लिख दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप R को 0 कर देंगे तो V क्या बन जाएगा? 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? हेलो? यस सर। तो अगर आप R 0 कर लेंगे तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप खुद ब खुद 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए गौर से देखिएगा, यहाँ पर क्या किया हुआ इसने, फॉरवर्ड बायस में यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 रेजिस्टेंस है। और इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम ये कहेंगे कि अक्रॉस द डायोड नो वोल्टेज ड्रॉप्स। डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, डायोड बेचारा कोई पावर कंज्यूम नहीं करता। तो उस केस में हम ये जो लाइन है ये y एक्सिस पर ही डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब है 0 रेजिस्टेंस। क्या मतलब है इसका? 0 रेजिस्टेंस। अच्छा, रिवर्स बायस में हमारा ये मानना है कि इसकी रेजिस्टेंस तो इतनी ज्यादा होती है कि इसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं करता। इसका मतलब है कि ये अगर कोई करंट फ्लो ही नहीं करता तो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ में करंट फ्लो करता है? जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं
इसका मतलब है बीच में सर्किट ब्रेक हो जाता है, कोई करंट फ्लो नहीं कर पाता, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाती है और करंट जीरो हो जाता है। ये देखिएगा, ये जो पार्ट है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फॉरवर्ड बायस का है, और ये जो पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये रिवर्स बायस का है। ठीक है सर हाँ बोले। सर स्विच ऑफ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कैसे हो जाएगी? ये देखिएगा, ये तार, ये कनेक्टेड तार थी, ठीक है ना, ये बंद थी, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था, जो भी रेजिस्टेंस थी ये थी, यहाँ की रेजिस्टेंस ना होने के बराबर थी, जीरो थी। जब आपने ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगा? बताइए। नहीं करेगा ना, सॉरी मैं उल्टा, देखिए मैं उल्टा घुमा रहा था, कन्वेंशनल डायरेक्शन ये बनती है। क्यों नहीं घूमे, क्यों नहीं फ्लो करेगा? इसलिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कनेक्टेड ही नहीं है। अगर कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगी? जीरो। नहीं कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। ठीक है सर। ओके, आगे चलते हैं। अभी तक हमने ना वोल्टेज कंसिडर किया डायोड के क्रॉस और ना उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर किया, ऐसे ही है ना। तो ये सिंपल, सबसे सिंपल मॉडल जिसे हम कहते हैं आइडियल मॉडल। अब हमने कहा कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता, वोल्टेज तो हम कम से कम मान ही लें, वो कहलाता प्रैक्टिकल मॉडल। बी प्रैक्टिकल, सारी चीजें इग्नोर ना करें, कुछ ना कुछ कंसिडर भी करें। तो अब की बार हमने क्या किया, हमने ये माना कि ये जो डायोड था इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, उस वोल्टेज को हमने मान लिया कि वो 0.7 है। रेजिस्टेंस को अब भी नहीं माना, रेजिस्टेंस को, हेलो, अब भी नहीं माना। पहला केस क्या था, हम ये मान रहे थे कि यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, हम जरा से भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे ना, ये कंडक्ट कर रहा था। अब की बार हमने क्या कहा कि नहीं जनाब, इसका वोल्टेज तो इसके पास 0.7 वोल्ट बैरियर बनता है, अंदर पोटेंशियल बैरियर होता है, जब तक उसे ओवरकम नहीं करेंगे कंडक्शन नहीं होगी। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.7 होती है। तो देखिएगा, जब तक आप 0.7 वोल्टेज एटलीस्ट अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा, और फिर जब कंडक्ट करेगा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि कंडक्ट करने से पहले इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, आफ्टर कंडक्शन रेजिस्टेंस जीरो हो गई। ठीक है भाई, ये फॉरवर्ड बायस का केस है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ना, ये यहां से लेकर यहां तक का जो ये वाला वोल्टेज है, हम ये मानते हैं कि डायोड का फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज होता है 0.7, रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, तो सारा वोल्टेज यहीं, ये देखिएगा। कोई कंफ्यूजन? तो ये था प्रैक्टिकल मॉडल। ये कौन सा मॉडल था बेटा? प्रैक्टिकल मॉडल, यानी कि आपने इतनी आइडियल नहीं हुए, कहते हैं ना आइडियल तो कभी कुछ मिलता ही नहीं है, तो हमने इसीलिए वोल्टेज को एटलीस्ट कंसिडर किया। अब आपके पास आता है रियल मॉडल, कंप्लीट मॉडल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हेलो, कंप्लीट मॉडल। हमें पता है कि जब भी करंट कहीं से फ्लो करता है वो वहां कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो लाजमी ड्रॉप करता है, यानी कि कुछ ना कुछ वोल्टेज तो लाजमी ड्रॉप करता है, और वोल्टेज वहीं ड्रॉप होता है जहां पर रेजिस्टेंस होती है। V इज इक्वल टू IR, ये तो आप जानते हैं कि नहीं जानते? इसका मतलब ये है कि हम इसकी रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। हमने अब की बार इसका वोल्टेज भी कंसिडर कर लिया, रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर ली, और रेजिस्टेंस देखिए हमने क्या लिखा है, डायनामिक, फिक्स नहीं है। हालांकि यहाँ इसने फिक्स जैसी सूरत हाल कर दी है, ग्राफ थोड़ा फिक्स जैसा बना दिया इसने। तो यहाँ इसने क्या बताया कि जब आप डायोड को कंडक्ट करेंगे तो ये देखिएगा, कंडक्शन से पहले रेजिस्टेंस बहुत हाई थी, कंडक्ट कर ही नहीं रहा था। एक्चुअल तो इसकी कर्व ये बनती है, एक्चुअल कर्व तो बेटा इसकी ये होती है, ये कर्व होती है। यहाँ देखिएगा कंडक्शन दिखाई गई है ना 0.7 से पहले। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, लेकिन जब हम ये केसेस स्टडी करते हैं तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं? चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, बिला वजह की जो झंझट होती है वो पालते नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया इसने, ऐसा ही कुछ किया। फॉरवर्ड बायस में जब तक इस वोल्टेज को ओवरकम नहीं करते तब तक
कंडक्शन नहीं होगी। देखिएगा 0.7 तक कोई कंडक्शन नहीं है, 0.7 के बाद कंडक्शन है, और हम ये मान रहे हैं कि इसकी रेजिस्टेंस डायनामिक है, हालांकि यहाँ इसने लाइन स्ट्रेट बनाई हुई है। अच्छा, रिवर्स बायस में भी हम ये मानते हैं कि करंट तो फ्लो करता है कुछ ना कुछ बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसका मतलब है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होती, होती है बट बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? अब की बार हमने रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर ली, वोल्टेज भी कंसिडर कर लिया, ये बन गया कंप्लीट मॉडल। अगर हम सिर्फ वोल्टेज कंसिडर करेंगे ये होगा प्रैक्टिकल मॉडल। अगर हम कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे, ना वोल्टेज ना रेजिस्टेंस, तो ये कहलाएगा आइडियल मॉडल। आइडियल मॉडल का अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? फॉर्मूला इस सर्किट के लिए देखिएगा, इस सर्किट के लिए फॉर्मूला आपके पास बेटा बनेगा, ये जो कनेक्टेड है, आप बोलेंगे आपने करंट फाइंड करना, आप बोलेंगे V माइनस I, एक मिनट, हाँ ठीक है, सॉरी, I इज इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि रास्ते में एक ही रेजिस्टेंस है। ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए? आइडियल मॉडल के लिए। प्रैक्टिकल मॉडल के लिए जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? हम लिखेंगे I इज इक्वल टू V माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय R। ठीक है भाई, हेलो। और यही कुछ जब हम किसके लिए करेंगे, कहाँ गया, कंप्लीट मॉडल, कंप्लीट मॉडल के लिए करेंगे तो क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू V माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय R प्लस R डैश डी। सर ये R डैश कौन सा है? ये डायनामिक रेजिस्टेंस, ये वाला फॉरवर्ड बायस का केस बता रहा हूँ। ओके, ये एक R ये आ गया, दूसरा R ये आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? और ये फार्मूलाज ऑलरेडी लिखे भी हुए हैं, ये देखिएगा, ये है प्रैक्टिकल मॉडल का फार्मूला, V बाई एस माइनस 0.7 डिवाइड बाय R लिमिट। इसको R लिमिटिंग रेजिस्टर कहते हैं ना, इसको R लिमिट नाम था ना इसका, हर बार ने लिखेगा, ये फार्मूले में मेंशन करेगा। और ये देखिएगा V बाई एस माइनस 0.7 वोल्ट डिवाइडेड बाय R लिमिट प्लस R डायनामिक रेजिस्टेंस। क्लियर? हेलो, यस यस सर। यस सर। तो पेपर में कभी कभी इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देते हैं। हम ये कहते हैं कि ये आपने बताना है कि आइडियल मॉडल के केस में और कि कितना करंट, हमने बताना है कि यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आइडियल मॉडल में भी, प्रैक्टिकल मॉडल में भी और कंप्लीट मॉडल में भी। तो देखिएगा ये फॉर्मूला किसका है? आइडियल मॉडल का है, V ओवर R। या ना वोल्टेज कंसिडर किया हमने डायोड का, ना रेजिस्टेंस, तो सीधा 10 मिली एम्पियर करंट, सबसे ज्यादा करंट आ गया। प्रैक्टिकल मॉडल में हम 0.7 वोल्टेज एटलीस्ट माना कि ड्रॉप होता है, तो ये हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया, तो यहाँ फिर कितना बच गया 9.3। लेकिन रेजिस्टेंस अब भी कंसिडर नहीं की, सिर्फ लिमिटिंग रेजिस्टेंस, इसलिए देखिएगा करंट थोड़ा कम हो गया। यहाँ कितना था? यहाँ था आइडियल में था 10 मिली एम्पियर, प्रैक्टिकल में कितना हो गया? 9.3 मिली एम्पियर। ठीक है, और कंप्लीट मॉडल में देखिएगा बेटा, आपने RD भी कंसिडर किया है, तो 10 माइनस 0.7, हमने ये माना कि ये 10 ओहम रेजिस्टेंस है, तो कितना बन जाएगा? अब की बार देखिएगा थोड़ा सा और कम हो गया। ठीक है सर। अच्छा, अगर वोल्टेज की बात करें तो जाहिर है जब हम यहाँ वोल्टेज मानेंगे नहीं तो ये 10 का 10 वोल्टेज कहाँ ड्रॉप होगा? अक्रॉस लिमिटिंग रेजिस्टर। इसलिए देखिएगा VR लिमिट कितना है? 10 वोल्ट। जब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कि यहाँ रेजिस्टेंस तो नहीं है, अलबत्ता यहाँ 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो प्रैक्टिकल केस में देखिएगा यहाँ वोल्टेज पूरा 10 वोल्ट नहीं है, 9.3, 0.7 ड्रॉप हो गया इसमें से। और यहाँ देखिएगा और कम है। ये और कम क्यों हुआ? इसलिए कि जो डायनामिक रेजिस्टेंस है इसमें से भी तो करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। और आप जानते हैं कि जब किसी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करता है तो उसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो 0.7 वोल्ट तो वो जो हमने माना कि ड्रॉप होता है, और थोड़ा सा वोल्टेज वो बन गया जो बिकॉज ऑफ, ये देखिएगा 0.7 वोल्ट वो
जो ड्रॉप होता है और थोड़ा सा वोल्टेज इसकी वजह से ड्रॉप हुआ, तो ये जो ड्रॉप वोल्टेज है इसकी वैल्यू 0.7 से बढ़ गई। पहले 0.700 वोल्टेज होता था, अब यहाँ पर कितना बन गया 792 मिली वोल्ट। तो देखिएगा आप अक्रॉस रेजिस्टर जो है ना, यानी कि यहाँ पर आइडियल केस में यहाँ पर 10 वोल्ट ड्रॉप होगा, प्रैक्टिकल केस में यहाँ पर 9.3 वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि यहाँ जस्ट 0.3 वोल्टेज ड्रॉप होगा, और कंप्लीट मॉडल में यहाँ पर 9.3 से थोड़ा कम वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि यहाँ 0.7 से थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो, यस सर। कोई किसी और के बाद ओवर हो गए, बस ये मैं रिवर्स को और बता दूंगा आप लोगों को। तो ये देखिएगा, अब ये रिवर्स मॉडल है। आपको पता है रिवर्स में क्या होती है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा का सारा जो वोल्टेज होता है वो डायोड के क्रॉस आ जाता है, रेजिस्टर के। अच्छा, ये हमेशा ये होता है, देखिएगा इधर, ये आपके पास बैटरी थी, ये रेजिस्टर था, ये डायोड था, सॉरी रिवर्स बायस। मैंने क्या बताया था कि ये जो सोर्स वोल्टेज है दोनों मिल बांट के शेयर करते हैं। तो जब मिल बांट के शेयर करते हैं, ऐसा नहीं दोनों इक्वल शेयर करते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है ज़्यादा वोल्टेज उसके क्रॉस ड्रॉप होता है, उसके हिस्से में ज़्यादा वोल्टेज आता है, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है उसके हिस्से में कम वोल्टेज आता है। आप देखिएगा फॉरवर्ड के केस में, डायोड के हिस्से में जस्ट 0.7 वोल्टेज आ रहा है, बाकी सारा किसके पास जा रहा है, आर लिमिट के पास। रिवर्स बायस में हम ये मानते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट के सामने इसकी क्या हैसियत, ये तो इग्नोरेबल हो जाएगा, इसलिए हमने ये मान लिया कि सारा का सारा वोल्टेज आइडियल केस में डायोड के क्रॉस से आता है। प्रैक्टिकल के केस में भी देख लिए हमने यही माना कि डायोड के क्रॉस से आता है। अलबत्ता कंप्लीट मॉडल में हमने ये माना कि नहीं जनाब, रिवर्स बायस में करंट फ्लो करेगा और डायोड की कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। जब कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से रेजिस्टर के अक्रॉस भी थोड़ा बहुत तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप हो रहा है, 1 मिली वोल्ट। तो अब की बात देखिएगा, डायोड के रेजिस्टर के अक्रॉस पूरा 10 वोल्ट नहीं आ रहा, बल्कि थोड़ा सा कम आ रहा है। ये देखिएगा यहाँ पर वी आर लिमिट 0 वोल्टेज, वी आर लिमिट 0 वोल्टेज, और वी आर लिमिट कितना है 9.99 वोल्टेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर। हेलो सर, हाँ बोले। मैं एक दफा और रिपीट कर दीजिए, क्लियर नहीं हुआ। ये देखिएगा, पहले फॉरवर्ड से स्टार्ट कर देता हूँ। ऊपर हम ये बता चुके हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस में उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता। ये मान चुके हैं कि नहीं मान चुके? हेलो, मान चुके हैं? अच्छा, और उससे पहले मैं ये बता चुका हूँ कि फॉरवर्ड बायस में जो कंडक्शन होती है बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होती है, और रिवर्स बायस में जो होती है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होती है। आइडियल और प्रैक्टिकल में हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को भूल जाते हैं, कहते हैं इनको छोड़ दो। कंप्लीट में हम कहते हैं नहीं, इन्हें नहीं छोड़े, इन्हें भी कंसिडर करें, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये आपके पास फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में हमने ये माना था कि डायोड के क्रॉस ना तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होता है, ना इसकी कोई रेजिस्टेंस होती है, तो सारा ये जो पावर है ये अपना पावर यहीं कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इसके क्रॉस 10 मिली, ये फार्मूले के मुताबिक V डिवाइडेड बाय R 10 मिली एम्पियर करंट बनता है और वोल्टेज 10 वोल्ट बनता है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर अगेन 10 बन जाएगा, 10 वोल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10 वोल्ट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि आपके पास जो लिमिटिंग रेजिस्टर है ये 1 किलो ओम का है, यानी कि ये सोर्स वोल्टेज है, ये सोर्स वोल्टेज है, ये रेजिस्टर है। आप करंट और इसको वोल्टेज को मिलाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है? वोल्टेज बनता है ना। तो ये देखिएगा 10 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 1 किलो ओम 10 वोल्ट। सारा का सारा वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो गया। ये करंट था, ये करंट हमने यूज कर लिया। आपकी बात देखिएगा, प्रैक्टिकल मॉडल में ये 0.7 वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, तो डायोड के क्रॉस 0.7 ड्रॉप होगा, बाकी सारा 9.3 वोल्ट ये किसके क्रॉस ड्रॉप होगा? ये ड्रॉप होगा डायोड आर लिमिट के क्रॉस। तो
अच्छा, करंट कितना आया? 9.3 मिली एम्पेयर। ये 9.3 मिली एम्पेयर करंट है। उसकी आर लिमिट की वैल्यू क्या थी? 1 किलो ओम। देखिएगा मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है? 9.3 वोल्ट। यानी कि जो यहाँ ड्रॉप हो रहा है वही यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ ये आंसर है ना, ये कि ये इसमें से जो वही यहाँ आएगा आंसर। इसी तरह आप यहाँ देखिएगा, यहाँ 10 था तो यहाँ 10 आंसर आ गया है, 9.3 था तो 9.3। अब देखिएगा 9.3 वोल्टेज यहाँ वैसे ड्रॉप हो जाता है और इस आरडी में भी थोड़ा सा ड्रॉप होता है, हुआ ना? तो ये 0.7 वोल्टेज ड्रॉप हो गया रेजिस्टर में। ये करंट की वजह से ड्रॉप, डायनामिक रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हुआ, तो इसकी वैल्यू बन गई 0.7 से थोड़ी सी ज़्यादा बन गई। 0.7 का मतलब होता है 700 मिली वोल्ट, और ये कितना है? 792 मिली वोल्ट। तो अब की बार ये जो वैल्यू है यहाँ पर अक्रॉस द लिमिटिंग रेजिस्टर, ये पूरी 9.3 वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा इससे कम आएगा, क्योंकि डायोड के क्रॉस भी थोड़ा सा 0.7 के से अलावा इजाफी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। एग्जैक्टली 0.7 ड्रॉप नहीं हो रहा, उससे थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉप हो रहा है। इन दोनों का सम 10 वोल्ट बनेगा। आपके पास क्या बनेगा? इन दोनों का सम 10 वोल्ट। 10 वोल्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है। और कुछ? ये रिवर्स बायस का केस था। डायोड ना कंडक्ट करता है, तो डायोड की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, तो सारा वोल्टेज यहीं आता है, इसके क्रॉस कुछ भी नहीं आ पाता, क्योंकि इसकी 1 किलो ओम इनफाइनाइट के सामने क्या है? कोई हैसियत बनती है उसकी? नो सर। नहीं। तो इसीलिए सारा वोल्टेज इसके क्रॉस है, इसके क्रॉस जीरो शो कर दिया हमने। प्रैक्टिकल में भी हम यही मानते हैं, तो इसलिए देखिएगा आर लिमिट के क्रॉस जीरो वोल्टेज आता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। और जब कंप्लीट मॉडल में आते हैं तो हम ये मानते हैं कि बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट फ्लो करता है, और जब वो करंट डायोड से फ्लो करके आएगा तो उसने लाजमी डायरेक्ट क्लोज लूप में रेजिस्टर से भी फ्लो करना है। करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, करेगा ना। जब यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप बन जाएगा, बनेगा ना। तो इसलिए उस वोल्टेज ड्रॉप को इसने कंसिडर किया। ये देखिएगा, इसने कहा रिवर्स बायस करंट 1 माइक्रो एम्पियर है, जो बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहा है। ये जब ये आर लिमिट से क्रॉस करे फ्लो करेगा तो उसके क्रॉस 1 मिली वोल्ट ड्रॉप करेगा। तो अब की बार जो 10 वोल्ट सोर्स वोल्टेज 10 वोल्ट था, उसमें से 1 मिली वोल्ट आर लिमिट के क्रॉस आ गया, जो बाकी रिमेनिंग है वो डायोड के क्रॉस आएगा। यस सर, ठीक है। ठीक है, यस सर, ठीक है। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कल इंशाल्लाह ताला रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे, और मेरी कोशिश होगी हाफ एंड फुल दोनों ही कंप्लीट करना। ओके ओके सर। चलें, कोई क्लास है इसके बाद? यस सर, इंग्लिश। कितने बजे? दो बजे होती है सर। कंटिन्यू कर लें थोड़ा सा या रहने दें? सर नमाज का टाइम हो रहा है। चलें, ठीक है।